तो हाल ही में नेपाल लिटरली आग की लपटों में था। मतलब सड़कों पर अचानक से इतनी बड़ी भीड़, एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि पूरा देश हिल गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये गुस्सा भड़का क्यों? इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, हालात इतने बिगड़ गए कि ये कहा गया, संसद में आग लगा दी गई, मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। ये शब्द ही काफी हैं ये बताने के लिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर थी। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सब हुआ क्यों, ये समझना जरूरी है कि नेपाल में हालात इतने विस्फोटक बने कैसे। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, फिर जानेंगे कि इस गुस्से की जड़ें कहाँ तक फैली थीं, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी घटना के पीछे की जो बड़ी तस्वीर है वो क्या कहती है। तो ये जो पूरा आंदोलन था, इसकी कमान थी जेन ज़ी के हाथों में। मतलब वो पीढ़ी जो 1997 और 2012 के बीच पैदा हुई है। ये वो लोग हैं जो डिजिटल दुनिया में ही पले बढ़े हैं, और अब वही पीढ़ी असली दुनिया में बदलाव की मांग लेकर सड़कों पर उतर आई थी। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन युवाओं का गुस्सा इस हद तक भड़का क्यों? देखिए, इसकी जड़ें ना दो बहुत बड़ी वजहों में थीं। एक, देश में फैला हुआ जबरदस्त भ्रष्टाचार, और दूसरा, सत्ता में बैठे लोगों के बच्चों का, आप कह सकते हैं, बेशर्म दिखावा। देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि इस पूरे संकट का जो सबसे बड़ा अंदरूनी कारण था, वो था भ्रष्टाचार। और ये कोई छोटा मोटा करप्शन नहीं था, नहीं, ये तो एक ऐसी दीमक की तरह था जो पूरे के पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला किए जा रहा था। और घोटालों की तो एक लंबी लिस्ट है। कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से। सीधा 1400 करोड़ का घोटाला। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद सामने आता है गिरी बंधु लैंड स्कैंडल, और रकम देखिए, 54,000 करोड़। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। फिर आया ओरिएंटल कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, जिसमें 13,000 करोड़ का गबन हुआ। अब आप खुद सोचिए, इन सब आंकड़ों ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया होगा, पूरी तरह से तबाह। अब ये जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, इसका सीधा और सबसे बुरा असर पड़ रहा था देश के युवाओं पर। उनके पास नौकरियां नहीं थीं। हालात इतने खराब थे कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें खतरनाक कदम उठाने पड़ रहे थे। कोई विदेश में छोटे मोटे काम करने को मजबूर था, तो कुछ युवा तो यूक्रेन में लड़ने के लिए रशियन आर्मी तक में शामिल हो गए। और जानते हैं, इसी दौरान नेपाल में एक नहीं बल्कि दो दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ थे नेताओं के बच्चे, जिन्हें नेपो किड्स कहा गया, जो सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ, मतलब लुई विटॉन्ग, गुची, विदेशों में पार्टियां, सब कुछ दिखा रहे थे। और फिर दूसरी तरफ थे आम युवा, जो बेरोजगारी और पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। यही वो खाई थी जो लगातार गहरी होती जा रही थी और लोगों के गुस्से को और भड़का रही थी। तो देखिए, भ्रष्टाचार और ये जो असमानता थी, इसकी आग तो देश में पहले से ही सुलग रही थी, लेकिन फिर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सचमुच इस आग में घी डालने का काम कर दिया। हुआ ये कि जब युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करनी शुरू की, तो सरकार ने क्या किया? उनकी आवाज को दबाने के लिए टिकटॉक को छोड़कर लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने ऑनलाइन चल रहे विरोध को असली सड़कों पर उतार दिया। और प्रदर्शनकारियों का नारा, उनका स्लोगन बिल्कुल क्लियर था, बैन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। मतलब भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाओ, सोशल मीडिया पर नहीं। उनका मैसेज एकदम सीधा था कि भाई, असली बीमारी तो करप्शन है, सरकार को उसका इलाज करना चाहिए, ना कि उन लोगों का गला घोटना चाहिए जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट था, ये शांति से चल रहा था, लेकिन ये हिंसक तब हो गया जब पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का ऑर्डर मिला। और ऑर्डर भी क्या था? सीधे सिर पर निशाना साधने का। इस क्रूर कार्रवाई के बाद तो बस जो आग लगी थी वो और भड़क गई और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। अच्छा, तो यहाँ तक तो ये पूरी कहानी नेपाल की एक अंदरूनी समस्या लगती है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक लोकल मुद्दा था? सोर्स का तर्क कुछ और ही है। वो कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पैटर्न छिपा हुआ है। तो चलिए अब उस तर्क को समझते हैं। ये वो तर्क है जो कहता है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ, वो कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है। इस पैटर्न को एक नाम दिया गया है, कलर रेवोल्यूशन।
अब ये है क्या? ये बेसिकली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें एनजीओज और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी भी देश में सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाता है और फिर उसे गिराकर अपनी पसंद की मतलब प्रो वेस्टर्न सरकार बिठा दी जाती है। और इस पैटर्न के उदाहरण के तौर पर कई घटनाओं का जिक्र है, जैसे 2000 में सर्बिया की बुलडोजर रेवोल्यूशन, 2003 में जॉर्जिया की रोज रेवोल्यूशन, 2004 में यूक्रेन की ऑरेंज रेवोल्यूशन, 2011 का अरब स्प्रिंग और तो और हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुए उन्हें भी इसी पैटर्न का हिस्सा बताया गया है। तर्क यह है कि इन सभी के पीछे की जो स्क्रिप्ट है वो एक जैसी ही है। तो सवाल ये है कि इस तरह की जियोपॉलिटिकल खेल से बचने का रास्ता क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी और डिजिटल आत्मनिर्भरता में, मतलब डिजिटल सॉवरेनिटी में। जरा सोच कर देखिए, आज हम सब गूगल के इकोसिस्टम पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। कंटेंट के लिए यूट्यूब, ऐप्स के लिए प्ले स्टोर, फोन के लिए एंड्रॉयड, बातचीत के लिए जीमेल। हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और यही जो निर्भरता है यही हमें कमजोर बनाती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सोर्स में एक सुझाव दिया गया है, भारत मेल जैसे राष्ट्रीय विकल्प बनाना, मतलब एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो पूरी तरह से देश का अपना हो, किसी और पर निर्भर ना हो। और इसे लागू करने के लिए एक 4 स्टेप का प्लान भी सुझाया गया है। पहला कदम, देश की अपनी एक ईमेल सर्विस लॉन्च करो, जैसे भारत मेल। दूसरा, सारी की सारी सरकारी सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य कर दो, मतलब टैक्स भरना हो, आईडी कार्ड बनवाना हो, कोई सरकारी फायदा लेना हो, सब कुछ इसी से होगा। इससे क्या होगा? लोग धीरे धीरे विदेशी सर्विसेज के साथ साथ इसे भी इस्तेमाल करने लगेंगे और फिर धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएगा और देश बन जाएगा डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी देश के लिए सुविधा की असली कीमत क्या है? क्या विदेशी टेक्नोलॉजी से जो हमें सुविधा मिलती है वो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी और सुरक्षा की कीमत पर आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।